नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की वीडियो में हम कार्यपालिका को समझने वाले हैं, जो कि 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। तो इसमें हम जो भी टॉपिक समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट की वीडियो को अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ली, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी टॉपिक को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझेंगे और इसके अलावा सरल और स्पष्ट भाषा में आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक समझाया था उसमें सबसे पहले कार्यपालिका का मतलब आपको बता दिया था, आपको कार्यपालिका के प्रकार बता दिए थे, जिसमें संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, ये सब चीज़ों के बारे में आपको, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ये कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका के स्तर, यहाँ पे वैसे यहाँ पे राज्य स्तर होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सही कर ले, राजनीतिक स्तर नहीं होगा बल्कि राज्य स्तर हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कार्यपालिका के कितने स्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपालिका के 2 स्तर की बात करेंगे हम। एक तो होता है केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका। आपको जाहिर सी बात है भाई, कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करती है और प्रशासन से जुड़े जो भी काम है वो करती है। तो आपको पता है कि भारत में 2 तरीके की सरकार है, एक तो केंद्रीय स्तर की सरकार है और दूसरी राज्य स्तर की सरकार है ना। तो जो राज्य स्तर की जो सरकार है वहाँ पे भी कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे काम करने हैं। और जो केंद्रीय स्तर की मतलब जो सरकार है वो भी अपनी विशेष भूमिका निभाती है। तो केंद्रीय स्तर पे तो सबसे पहले भाई देखो, केंद्रीय स्तर की जो कार्यपालिका है वहाँ पे कौन कौन आ जाता है। ठीक है, केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका में हम किस किस को शामिल करते हैं। तो केंद्रीय स्तर के कार्यपालिका में आपके सबसे पहले राष्ट्रपति आ जाएगा, है ना। वैसे राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होता नहीं है, नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन सारी शक्ति कौन यूज करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति हो गया आपका, प्रधानमंत्री हो गया। इसके अलावा मंत्री परिषद होता है, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं। और नौकरशाही होते हैं, है ना। नौकरशाह होते हैं आप जो भी मतलब IAS IPS ऑफिसर होते हैं, जो अपनी विशेष किस्म की भूमिकाएं निभाते हैं, वो नौकरशाही हो गए, सरकारी कर्मचारी जिसको आप बोलते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय स्तर पे। अब जो राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका है उसकी हम बात कर लेते हैं जरा भाई। राज्य स्तर पे कार्यपालिका में आपका राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, हर गवर्नर होता है एक तरीके से सभी राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्यपाल है एक तरीके से क्या है, राज्यपाल की स्थिति भी बिल्कुल किसकी तरह होता है, राष्ट्रपति की तरह होता है ना। राष्ट्रपति जो है बिल्कुल मतलब उसी तरीके से अपना मतलब पावर का यूज़ जैसे नहीं कर सकता है, उसी तरीके से राज्यपाल भी यहाँ पे अपने पावर का यूज़ नहीं करता है, बल्कि राज्यपाल के पावर का यूज़ कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। बस जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जैसे कि दिल्ली है, पांडुचेरी है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री के सिवाय जो राज्यपाल है वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन अधिकांश राज्य में राज्यपाल बिल्कुल नाम मात्र का ही होता है, मुख्यमंत्री पूरे पावर का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ होते हैं विधायक, है ना, विधायक से बनता है उनका मंत्री परिषद बन जाता है। ठीक है, विधायक उनके काम में सहयोग करते हैं। और यहाँ पे भी राज्य में भी क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार क्या करती है, अलग से अपनी नौकरशाही नियुक्त करती है। नौकरशाही जो भी सरकारी कर्मचारी होती है उनकी नियुक्ति करती है, जो कि एक तरीके से उनको काम काज चलाने में सहायता करते हैं। तो ये हो गया केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की कार्यपालिका। ठीक है, इसको भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका क्या है भाई। स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका मतलब, स्थायी मतलब क्या है, परमानेंट। जो ऐसे मतलब लोग होंगे, ऐसे कर्मचारी होंगे जो परमानेंट क्या कर रहे हैं, अपना काम करेंगे। इसमें नौकरशाही आते हैं, सरकारी कर्मचारी जितने भी होंगे ना वो स्थायी कार्यपालिका में आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा IAS के बारे में, IAS आप लोगों ने सुना होगा IPS के बारे में, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से सरकारी कर्मचारी ही है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अपने मतलब ये स्थायी कार्यपालिका के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि सरकारें बदलेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, हर एक 5 साल में सरकार भंग हो जाती है, मतलब सरकार का शासनकाल खत्म हो जाता है। तो उस समय भी कामकाज चलाने के लिए हमें कुछ सरकारी अधिकारियों की जरूरत होती है, जो कि एक तरीके से नौकरशाह होते हैं। और स्थायी कार्यपालिका को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इनके जो भी एज होता है लगभग 62-65 साल तक काम ये अपनी सेवा देते हैं। और इनको उससे पहले इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो स्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जिसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए जो भी नौकरशाही होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के उदाहरण आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? तो देखो, राजनीतिक कार्यपालिका क्या है, एक तरीके से लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इलेक्शन में जो चुन के आए हैं एक तरीके से, और इसको भंग कर सकते हैं। मेन बात यह है कि भाई ये खत्म हो जाता है, हर 5 साल में एक बार चुनाव होता है और एक कार्यपालिका क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए आप राष्ट्रपति के चुनाव हर 5 साल में हमारे देश में होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, प्रधानमंत्री के साथ ही मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कार्यपालिका के उदाहरण है जो कि भंग किया जा सकता है। इस कार्यपालिका को हम क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्या है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों ये क्या करती है, जो यूपीएससी है वो आईएएस, आप बता सकते हैं आईएएस हो गया, आप आईपीएस सुने होंगे, है ना। एक आप लोगों ने आईएफएस सुना होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना। ये सारे बहुत सारे एग्जाम है, या फिर जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं उनके चुनाव कौन करवाती है, ये यूपीएससी करवाती है। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद ही आईएएस आईपीएस आप बन सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने के बाद ही आप आईएएस आईपीएस या फिर आईएसएफ आईएफएस या फिर इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं आप बन सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नौकरशाही का चयन है ना, वो कौन करते हैं, यूपीएससी ही करती है भारत में। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करता है, वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को मतलब मान्यता देने में देरी कर सकता है। अब विधेयक होता है क्या है, विधेयक देखो दोस्तों, कोई भी कानून जब बनने जाता है ना, तो कानून बनने का जो प्रारूप होता है और जो भी कानून का लेखा जोखा होता है, एक तरीके से कानून बनने से पहले का जो भी उसका लेखा जोखा है, एक तरीके से जो प्रारूप है, उसी को हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। मतलब जो कानून अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है, वो क्या है, विधेयक है। अब जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति क्या कर सकती है, मान्यता देने में देरी कर सकती है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है, ठीक है। उसके बाद है चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति क्या करता है, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, एक तरीके से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। जो भी राजनीतिक दल एक तरीके से अपना मतलब बहुमत हासिल कर लेती है, तो बहुमत दल के जो भी है बहुमत दल को एक तरीके से आमंत्रित करती है सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि मंत्रिमंडल द्वारा जो भी भेजे गए मतलब प्रस्ताव है, उस पर एक तरीके से पुनः विचार के लिए उसको क्या कर सकती है, राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ है एक तरीके से, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ आप बताएंगे। 3 पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें राष्ट्रपति के पद की जरूरत क्यों है। आपको पता है कि भाई राष्ट्रपति जो है एक तरीके से नाम मात्र का शासन है, पूरी भाई शक्ति कौन यूज कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, हमें इसकी पद की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हमें राष्ट्रपति के पद की जरूरत है, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, आपको पता है ये बात, है ना। मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी भंग हो सकता है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है ना। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कभी भी खत्म हो जाएगा, उस समय देश को कौन संभालेगा, उस समय देश को राष्ट्रपति संभालेगा। एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए जो क्या करे, हमारे देश को संभाले, और राष्ट्रपति वो है। जब कभी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति ही देश को संभालता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो भाई उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति देश को संभालता है ना। आपको पता है भाई उपराष्ट्रपति का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और उसका चुनाव भी बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह ही होता है ना। और ये जो है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया या महाभियोग द्वारा उसको हटा दिया गया, तो उस समय कौन राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा, उपराष्ट्रपति ही निभाता है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति के पद की भी विशेष भूमिका भारत में मानी जाती है। सो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जिसमें हम प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में समझने वाले हैं और मंत्रिपरिषद को कैसे बनाता है, मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो आपको पता है ये बात कि भाई जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में क्या एक तरीके से बहुमत दल का एक तरीके से नेता होता है ना। और जैसे वो बहुमत खो देता है, एक तरीके से वो अपना पद भी खो देता है ना। तो बहुमत बने रहना बहुत जरूरी होता है प्रधानमंत्री के पद के लिए। अब प्रधानमंत्री क्या करता है भाई, एक तरीके से कौन है, मंत्रिपरिषद का प्रधान
है ना। और वही ये तय करेगा एक तरीके से मंत्रिपरिषद का सबसे मेन कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और वही ये तय करेगा कि भाई कौन मतलब मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होगा, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, है ना। आपको पता है कि भाई बहुत सारे मंत्रालय, मंत्रियों को बहुत सारे मंत्रालय सौंपे जाते हैं, जैसे कि रेल मंत्रालय होता है, खाद्यान्न मंत्रालय होता है ना। और इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय होता है, बहुत सारे मंत्रालय है, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री ही तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद जरूर रखें। इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। जो भी मतलब मंत्री बन रहा है या जो भी मंत्री लोग हैं, जो भी प्रधानमंत्री है, उन सभी के लिए क्या है, संसद का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। अब संसद का सदस्य अगर कोई मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे भी एक नियम है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचन होना पड़ेगा, है ना, निर्वाचित होना पड़ेगा। तो ये एक नियम है। अब मंत्रिपरिषद की भाई आकार की बात करते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। तो 91 जो संशोधन हुआ संविधान में, उसके अंतर्गत जो भी हमारे लोकसभा के जो सदस्य है, ठीक है, और इसके अलावा राज्य का जो विधानसभा का जो कुल सदस्य है, उसको मिला के मतलब 15% से अधिक, है ना, जो कुल सदस्य है राज्य विधानसभा का और लोकसभा का, उसको मिलाकर जो मतलब कुल सदस्य है वो कम से कम 15% होने चाहिए। उससे ज़्यादा 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, ये नियम है, ठीक है। इसके अलावा एक और हम बात कर लेते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया ना, किसी भी एक मंत्री के खिलाफ, तो एक तरीके से पूरे ही मंत्रिपरिषद को ही क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा। सामूहिक रूप से एक तरीके से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी अगर प्रधानमंत्री ने फैसला लिया वो सभी को मान लेना चाहिए, या तो अगर किसी मंत्री को या भाई कोई फैसला पसंद नहीं है तो वो त्यागपत्र दे सकता है ना। अगर एक भी मंत्री के खिलाफ क्या हो गया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, एक तरीके से खत्म हो जाएगा। इस पैराग्राफ में समझा रखा है। अब आपको पता है कि जो प्रधानमंत्री का स्थान क्या होता है, सरकार में सर्वोपरि होता है ना। सबसे ऊपर भाई सबसे उछला दर्जा किसको होता है, मिला होता है, प्रधानमंत्री को ही मिला होता है। और मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आते हैं जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है। शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद ही एक तरीके से जो मंत्रिपरिषद है वो अस्तित्व में आता है। और प्रधानमंत्री के मृत्यु के साथ ही या फिर उसके त्यागपत्र देने के साथ ही ये मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, मंत्रिपरिषद खत्म हो जाता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री सरकार की धुरी का काम करता है एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि भाई भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में आपको पता है कि भाई केंद्र राज्य सरकार के बीच में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो संसद के बीच में, संसद और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री क्या करता है, सेतु का काम करता है, ठीक है, सेतु, है ना, पुल का काम करता है। मतलब जो संसद में जो चीज़ें हो रहा है और जो भी मतलब मंत्रिपरिषद के जो फैसले हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सूचित करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत, है ना। प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत क्या है भाई, प्रधानमंत्री को शक्ति कहाँ से मिलती है। देखो या फिर प्रधानमंत्री की एक तरीके से पावर की बात कर सकते हैं, शक्ति क्या है प्रधानमंत्री के। तो आपको पता है भाई मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है ना। प्रधानमंत्री की सबसे पहली शक्ति क्या है कि वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा लोकसभा का नेतृत्व करेगा ये, है ना। और इसके अलावा मीडिया तक पहुंच होती है भाई, जो प्रधानमंत्री है उसका मीडिया तक पहुंच है और मीडिया के जरिए वो लोगों तक पहुंचता है, लोगों से बात मतलब लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाता है। जैसे कि आपने कोरोना काल में मोदी जी को देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया, या फिर उन्होंने जो नोटबंदी की थी उसके बारे में भी लोगों को मीडिया के जरिए ही सूचित किया था। तो मीडिया तक पहुँच होता है ना। इसके अलावा चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार होता है ना। कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो भाई अपना जो मेन बंदा है प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है उसी को लेकर लड़ता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान व्यक्तिगत उभार होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता की छवि, है ना। जो प्रधानमंत्री है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेगा। राष्ट्रीय भारत का जो एक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो हमारे देश के राष्ट्रीय नेता के रूप में जाते हैं ना, राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में उनका उभार होता है। इसके अलावा जितने भी अधिकारी वर्ग है, जो IAS IPS ऑफिसर होते हैं, है ना, केंद्रीय अधिकारी है, उन सब पे नियंत्रण रखते हैं एक तरीके से। और विदेशी यात्रा के दौरान सेम ही बात है ये, विदेशी यात्राओं के दौरान क्या होता है, एक तरीके से नेता की छवि उनकी उभर के सामने आती है। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत है। सो दोस्तों ये सारे टॉपिक थे जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका से समझाने थे। इसके अलावा शायद इसमें कोई टॉपिक है जो रह गया है, सभी टॉपिक आपको करवा दिए गए हैं। तो
आगे हम बात करेंगे विधायिका वाले चैप्टर की, ठीक है। विधायिका जो आपका 5th चैप्टर है, तो उसको भी मैं समझा दूंगा इसी तरीके से, PDF के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि यार एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, ठीक है। तो मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।